Yes, good morning everybody. Good morning, sir. Very good morning. अभी आज की क्लास आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 12 पे होगी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। बैरक में क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, इम्प्लीमेशन उसका कैसे है, कोर्ट के अंदर व्यवहारिक रूप से वो प्रावधान कैसे लागू होते हैं, और आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो उसको भी आप वो लिख के रखना, तो सर इंटरैक्टिव सेशन के अंदर आपको है वो बताएंगे। और भी क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड किसी भी प्रकार की, सीआरपीसी ही नहीं, आईपीसी, एविडेंस, इनके भी किसी है वो प्रैक्टिकल प्रोविजन से कंसर्न आपका कोई डाउट हो तो आप लिख के रखें और सर से पूछें, बहुत अच्छा गाइड करेंगे। मीडियम उनका हिंदी है तो मैक्सिमम चीज़ें वो थोड़ा हिंदी में बताएंगे, तो समझने की कोशिश करें तो इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि अभी इंग्लिश हिंदी ऐसे भी आप लिख के आए हैं और कर सेलेक्ट भी होंगे तो आपको हिंदी में ही काम करना है आगे जाके, तो इसलिए हिंदी के लिए आप है वो तैयार रहें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी। यदि कोई दिक्कत आएगी तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोऑपरेट कर दूंगा आपको इंग्लिश में भी, उसके साथ साथ मेरी ट्रांसलेटिंग पावर ठीक है, तो इसलिए सर बताएंगे आपको वो मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में, इंग्लिश में भी बता देंगे, ऐसा नहीं है कि भी इंग्लिश आती नहीं है उनको, बट वो कंफर्टेबल हिंदी में ज़्यादा है। तो मैं वैसे रिक्वेस्ट कर दूंगा कि बीच बीच में थोड़ा अंग्रेजी में भी जैसा बोल सकते हैं वो, जितनी लॉ की मटेरियल टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में बता दे, बाकी अंग्रेजी नहीं सीखनी है स्टूडेंट्स को आपसे। ग्रामर क्या है जाएगा, हैव आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, इज आएगा, आ रहे, ये सब थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ये सब चीज़ें जो है वो नहीं सीखनी। आप तो मटेरियल टर्म क्या है लॉ की वो बता देना, तो ऐसा कह दूंगा तो वो इंग्लिश में भी बता देंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी लॉ में, तो आप ये मान लो कि मेरी क्लास थोड़ी गंभीर क्लास होती है, सीरियस क्लास होती है, और उनकी जो क्लास थोड़ी होगी थोड़ी ऐसी मनोरंजनकारी क्लास होगी। मनोरंजन का मतलब ऐसा भी नहीं है कि केवल बातें होगी, बट थोड़ा वो हंसमुख भी है, उनके नेचर में है, और आपको भी है वो ज़्यादातर टाइम में वो हंसमुख रखेंगे, ऐसे ऐसे गोले दागेंगे आपके ऊपर कि उसमें फाउल होने पर वो आपको बताएंगे भी कि इसका आंसर है वो कैसे है, इसका इम्प्लीमेशन कैसे होता है। यस, तो तब तक सर 10-1 मिनट लगेंगे उनको आने में, अभी मेरी बात हुई है तो अपन कुछ बात करते हैं तब तक। इन जनरल बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जीके आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा जीके आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उनको आप फॉलो कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ना कोई क्लास की ज़्यादा आवश्यकता है आप लोगों को जीके की, जहाँ तक मेरा मानना है। ये आप गूगल पे भी जाके देखोगे ना तो डिस्ट्रिक्ट मैंने वैसे अपलोड भी करवा दिया है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स का जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का, उसको जो इम्पोर्टेंट बातें उनको नोट कर लो। मैं खुद 1-2 दिन क्लासेस लूँगा इनकी जीके की, स्पेशली कौन से डिस्ट्रिक्ट से आपसे क्या पूछ सकते हैं, तो मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा उसके लिए। वो एक बार बस मुझे गो थ्रू होने की ज़रूरत है, तो मैं एक बार जो है एक कैंडिडेट ये करे कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मुझे मैसेज छोड़ दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो करना है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो मैं उस पर मेहनत ना करूं। तो आप लोग पर्सनल मैसेज है वो छोड़ देना मुझे, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो उसमें से मैं देख लूँगा कि हाँ जोधपुर के मैक्सिमम 5-10 कैंडिडेट है, जयपुर के है, भरतपुर है, अलवर है, तो उन डिस्ट्रिक्ट का मैं आपको क्रक्स में बता दूंगा। कुछ 5-7 डिस्ट्रिक्ट का तो मेरे पास तैयार पड़ा है, वो पिछले सालों में भी हमारे पास कैंडिडेट थे, लाइक जैसे भरतपुर का मेरे पास तैयार पड़ा है, क्या पूछा जाना है, जयपुर का तैयार पड़ा है, जोधपुर का तैयार पड़ा है, गंगानगर का तैयार पड़ा है, बीकानेर का तैयार पड़ा है, और 1-2 जिलों का और भी है, तो 6-7 जिलों का तो ऑलरेडी मेरे पास रेडी है, क्योंकि उसमें हम पहले मेहनत कर चुके हैं पिछले 2 अटैम्प्ट में भी। और इस बार जो है वो दायरा शायद बड़ा है, मुझे लगता है और डिस्ट्रिक्ट से भी है वो लोग हैं, तो इसलिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो आपका है वो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उनमें चीज़ें छांट लूँगा। उसको 2 पेज का मटेरियल है, उसमें से क्या पूछ सकते हैं वो, प्रॉबेबली क्या पूछा जा सकता है वो छांट के डिस्कस भी कर लूँगा क्लास में आप लोगों के साथ, ताकि आपकी समस्या ये जो एक डर है ना कि जीके में हमसे क्या पूछ सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा। रही गई कसर हम मॉक इंटरव्यू में निकाल लेंगे, वो सब चीज़ें हम आपको मॉक में भी पूछ लेंगे, तो उससे भी है वो कोई गलती होगी तो पहले ही है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक हो जाएगी वो। दूसरी बात, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ रहे होंगे आप लोग, फॉलो कर रहे होंगे न्यूज़पेपर, लीगल कोई भी न्यूज़ आ रही है उसमें
जुडिशरी से रिलेटेड या अदरवाइज उसको आप काट के उस न्यूज़पेपर को, उतने पोर्शन को और अपना एक रजिस्टर के अंदर अब उसको वो कलेक्ट करें, ताकि जिस दिन इंटरव्यू उससे पहले पहले उन सब चीज़ों को है वो देख ले आप लोग। क्योंकि इनका जो इंटरव्यू बोर्ड का भी जो रहेगा, नज़दीकी जो कुछ भी कोई हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुआ है अभी न्यूली, या कोई और भी एडवोकेट जनरल है, लॉ मिनिस्टर है वगैरह, कोई नए कोर्ट खुले हैं, वो इस तरीके का कोई वो न्यूज़ हो, ये ऑफेंसेस जो भी है इनसे रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार की वो न्यूज़ है वो आ रही है, यदि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था राजस्थान के अंदर, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा आपके, कौन कौन कैंडिडेट है वो जीते हैं। पार्टी से वो नहीं पूछेंगे आपसे किस पार्टी से है, नाम पूछ सकते हैं आपसे। 4 कैंडिडेट जो अभी चुने गए हैं, घनश्याम तिवारी जी चुने गए हैं, एक कौन चुनेंगे, अजय माकन, मुकुल वासनिक, रणजीत सुरजेवाला, एक वासनिक है कांग्रेस के, और एक और है तिवारी, प्रमोद तिवारी और बीजेपी से जो है घनश्याम तिवारी। तो ये जो 4 सदस्य जो अभी जीते हैं, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका लॉ से भी कंसर्न है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी है। फिर राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस बारे में क्या दे रखा है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, वोटर्स कौन है इसके अंदर, और टर्म क्या रहता है इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की पोजीशन क्या है, ये परमानेंट हाउस है या 5 ईयर पर डिजॉल्व हो जाता है या 6 ईयर पर डिजॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो काउंसिल ऑफ स्टेट से रिलेटेड प्रोविज़न है उनको भी थोड़ा आपको तैयार करना है। यस, इसके अलावा चाहे आपके सिलेबस का भाग नहीं, एडवोकेट एक्ट सभी लोग मैंडेटरी रूप से पढ़ लें। अधिवक्ता अधिनियम 1961 मोटा एक बार उसकी स्टडी कर ले, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसमें, अनुशासन समिति, उस कमेटी को देख ले आप। एक एडवोकेट्स के राइट दे रखे हैं उसके अंदर, अधिवक्ता के अधिकार जो है, लाइक राइट टू रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का अधिकार है, और सिमिलरली राइट टू ब्रीफ वो पेश करने का अधिकार है। तो इस तरीके के जो है वो राइट जो दे रखे हैं उनके, कॉम्प्रोमाइज़ पार्टीज़ की तरफ से करने का भी राइट होता है उनके पास, एप्लीकेशन पेश करने का भी राइट होता है। तो जो कुछ भी उस एडवोकेट एक्ट में आप देखेंगे, तो मुझे एग्जैक्ट सेक्शन नंबर तो याद नहीं आ रहे, बट उसमें इस तरीके की बात आपको मिलेगी। राइट्स जो दे रखे हैं एडवोकेट को, एक उनको तैयार कर ले उस एक्ट में से, एक अनुशासन समिति को तैयार कर ले, एक एडवोकेट की डेफिनेशन को तैयार कर ले, अधिवक्ता की जो परिभाषा है उसको तैयार कर ले, उसका लिंक सेक्शन 24 से। यस, किसी का भी माइक यदि ऑन हो तो वो लोग ऑफ कर ले। एडवोकेट की परिभाषा जो दे रखी है उसमें कहीं होगा कि जो सेक्शन 24 में एनरोल है एटसेट्रा, इस तरीके से कहीं दे रखा होगा, और नहीं हो तो 24 जरूर पढ़ लेना। 24 में क्वालिफिकेशन बता रखी है कि वो LLB की डिग्री होनी चाहिए, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, और स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये 2 बातें दे रखी है सेक्शन 24 में, तो उस 24 को तैयार कर ले आप। फिर मिसकंडक्ट क्या है, एडवोकेट का दुराचरण या कदाचरण, जिसके बेसिस पे उनकी सनद जो है वो सस्पेंड हो सकती है। आगे सर, ठीक है, सनद सस्पेंड हो सकती है, या और कोई एक्शन है वो लिया जा, कैंसिल भी हो सकती है। तो इस तरीके के क्या कृत्य है उनको भी देखें। सेक्शन 35, 36 वगैरह आप एडवोकेट एक्ट में देखोगे तो वहाँ मिसकंडक्ट को कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो इस तरीके से फिर एक वकालतनामा डॉक्यूमेंट है, उसके संदर्भ में जो प्रैक्टिशनर लॉयर है उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो वकालतनामा है इस पर कितने रुपए का कोर्ट फीस टिकट लगता है, कोर्ट फीस टिकट कितने रुपए का लगता है, ये पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः इसमें जो मुझे जानकारी है, आप थोड़ा इसमें राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूएशन एक्ट की जो शेड्यूल है उसको आपको देखनी पड़ेगी, बट पुराना जो मुझे रिकॉल हो रहा है उसमें यही है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट में 1 रुपीज़ का टिकट है कोर्ट फीस, और हाई कोर्ट के अंदर 2 रुपीज़ का टिकट है। वेलफेयर टिकट अलग है, बार काउंसिल का वेलफेयर टिकट 25 रुपीज़ का वो अलग है, वो हो सकता बढ़ भी गया हो, 25 से 50 भी हो गया, क्योंकि 2-3 साल पुराना हो गया कोरोना पीरियड वगैरह, तो वो आप पता कर लें। कोर्ट फीस का जो है अधीनस्थ न्यायालयों में 1 रुपये का कोर्ट फीस लगता है उस पर, और हाईकोर्ट में यदि कोई वकालतनामा पेश होता है तो उस पर 2 रुपीज़ का कोर्ट फीस लगता है, 2 रुपये का कोर्ट।
तो एक ये वकालतनामा और इस पर लगने वाला कोर्ट फीस टिकट, ये प्रैक्टिशनर लॉयर से पूछेंगे। वो जो कोर्ट में जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, जो ये नहीं बताते हैं कि हमने प्रैक्टिस नहीं की, हम कोर्ट नहीं गए, उनसे ये क्वेश्चन नहीं आना। प्रैक्टिशनर है, उनसे पूछ सकते हैं। तो एक आपको एडवोकेट एक्ट, इसमें जो जो बातें अपन ने डिस्कस की, फिर आप पढ़ोगे तो और चीज़ें छांट लोगे। इतनी ईश्वर ने आपको समझ दी, अब आप आज इसका इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसमें से चीज़ें छांट लोगे। और हमें क्या देखना है, ये कुछ मैंने रफ आइडिया आपको दे दिया। ये चीज़ें सेक्शन 24 आपको देखना है क्वालिफिकेशन का, अनुशासन समिति देखनी है, मिसकंडक्ट उनका क्या ये देखना है, राइट्स क्या है ये है वो देखना है आपको। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, आपसे ये पूछ सकते हैं ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपकी अथॉरिटी है, ये कौन से एक्ट से गवर्न होती है, या स्टेट बार काउंसिल जो अथॉरिटी है जहां आप एनरोल हो, कौन से एक्ट से गवर्न होती है? ये यही एक्ट है, एडवोकेट एक्ट 1961। भारत विधि की परिषद और राज्य विधि की परिषद, हिंदी में एग्जैक्ट हिंदी में ये, बाकी स्टेट बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल या भारत बार काउंसिल भी आप कह सकते हो। यस, तो ये वकीलों की संस्था है। क्या ये जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल, ये है वो अधिवक्ताओं की है वो संस्था है, वकीलों की है वो संस्था है, और इसमें वकील ही चुने जाते हैं। बार काउंसिल के अंदर आप देखेंगे तो एवरी स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर जाएगा, एवरी स्टेट बार काउंसिल से एक मेंबर वो नॉमिनेट होता है, और उनमें से एक चेयरपर्सन होता है। और स्टेट बार काउंसिल के अंदर ये एवरी 5 ईयर में इलेक्शन होता है, 5 साल बाद में वो चुनाव होता है। और उस चुनाव के अंदर जो है वो एडवोकेट, वो आपका कौन सा सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, हाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो है उस पद्धति से चुनाव होता है। मतलब आपकी वो क्या कहना चाहिए, चॉइस होती है या वरीयता आपको भरनी होती है, या हम फर्स्ट प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस उसमें वो भरनी होती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हम इनको दे रहे हैं, सेकंड प्रेफरेंस में इसको दे रहे हैं, थर्ड प्रेफरेंस में इसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से 25 मेंबर्स का इलेक्शन होता है राजस्थान में, मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है। राजस्थान के अंदर 25 सदस्य चुने जाते हैं। तो 25 प्रेफरेंस आपसे पूछेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस में किसको दे रहे हो, सेकंड प्रेफरेंस में किसको दे रहे हो, थर्ड प्रेफरेंस में किसको दे रहे हो, फोर्थ प्रेफरेंस में वो किसको दे रहे हो। तो आपकी 25 प्रेफरेंस है वो उसमें फिलअप होती है। तो इस तरीके से अब ये कुछ चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं राजस्थान एडवोकेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट है ये, है वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 का। तो इससे रिलेटेड कोर्ट फीस एक्ट की कुछ बातें सारी सिलेबस में नहीं, आपका सिलेबस का भाग भी नहीं है, बट इन जनरल पूछ सकते हैं कि कोई भी सिविल सूट फाइल होता है या सिविल अपील है वो फाइल होती है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट फीस कौन से लॉ के अनुसार कैलकुलेट की जाती है। सिविल कोई वाद संस्थित होता है या सिविल अपील पेश होती है, तो न्यायालय फीस जो है वो किस अधिनियम के अनुसार है वो संगणित होती है। तो आपको लॉ एक्ट पता होना चाहिए। राजस्थान कोर्ट फीस एंड सूट वैल्यूशन एक्ट 1961, न्यायालय राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम 1961। स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन एक्ट, यदि ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक्सेप्शनली क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो लॉ ही पूछ ले। मेरे से जब मेरा इंटरव्यू था तो उसमें लैंड एक्विजिशन एक्ट पूछ लिया, जो मैंने पूरे मेरे उस टेन्योर के द्वारा एक आध बार सुना होगा। सिलेबस में तो क्या सुनने की बात नहीं है, लैंड एक्विजिशन एक्ट। वो क्वेश्चन मेरे से इस तरीके का पूछा था जब फर्स्ट इंटरव्यू था उसके अंदर मेरा, 2011 की जो वैकेंसी थी, 13 में इंटरव्यू हुआ था आरपीएससी में। तो उसमें मेरे से पूछा कि आपके, वैसे तो मैं तो जैसलमेर से था, बट जैसलमेर बाड़मेर को वो ऐसे कंबाइन साथ देखते हैं, क्योंकि आपके वो बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी ओपन हो रही है, रिफाइनरी खुल रही है, और उसके अंतर्गत भूमि है वो सरकार लेगी या अर्जित की जाएगी रिफाइनरी के द्वारा। वो कौन सी विधि के अंतर्गत होती है, किस लॉ के अंतर्गत होता है। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, तो मैंने वो सही बता दिया। वो पता नहीं 2-4 दिन पहले ही मुझे ध्यान में आया था। उनका लैंड एक्विजिशन एक्ट 1897 का है, 1894 का है, पुराना था। अभी 2013 का नया लॉ भी आ गया इस पर। तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 होना चाहिए वैसे। तो मैंने लॉ तो सही बता दिया, बट अगला सवाल और पूछ लिया मेरे से कि अच्छा ये बताओ, क्या बिना कॉम्पनसेशन दिए भी, बिना प्रतिकर जो दिए है वो प्राप्त की जा सकती है, भूमि अर्जित की जा सकती है? नो।
उसका आंसर नो था, बट मैंने उसमें गोलमाल वाला आंसर, जब जानकारी नहीं थी फिर भी मैं थोड़ा हवा में तीर मारने की आदत पड़ी हुई मेरी हल्की सी, पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो मैंने कहा सर पब्लिक पर्पज़ के लिए, लोक प्रयोजन के लिए जो है बिना प्रतिकर दिए भी है भूमि अर्जित की जा सकती है। तो आंसर मेरा गलत था, उसमें अर्जित की जाएगी, पब्लिक पर्पज़ है इसीलिए तो अर्जित की जा रही है। और अर्जित करने का उस लॉ का सेंस भी क्या है, मिलिट्री के लिए भूमि चाहिए आपको, रिफाइनरी के लिए चाहिए, सड़कों के लिए वो भूमि चाहिए आपको, और कोई हॉस्पिटल खोलने के लिए चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में यदि भूमि अर्जित की जाती, कॉम्पनसेशन तो दिया ही जाएगा, गवर्नमेंट देगी उस केस में, सरकार देगी। तो ऐसी कंडीशन में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, प्रतिकर तो दिलाया ही जाएगा उसको। ऐसा किसी आर्टिकल में भी 31A वगैरह में भी आप पढ़ोगे तो कहीं हवाला आता है, यदि कृषि भूमि अर्जित की जाती है तो मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट है उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा कृषि भूमि का, और उसने कोई वृक्ष लगा रखे उसमें, अन्यथा कोई क्या वो उसमें कर रखा है तो उसके बदले भी उसको प्रतिकर है वो दिलाया जाएगा। हाँ, डीएलसी से दुगना मिला होगा शायद, डीएलसी, बट डीएलसी भी आपके हनुमानगढ़ गंगानगर की तो डीएलसी बहुत भारी है। 20 लाख रुपए थे सर, 7 लाख ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे मेरे से, अब उस लॉ का भी मेरे से कोई लिंक नहीं था। जैसे मेरे से पूछा कि जैसलमेर में आपके मुरबे आवंटित होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, कौन सी विधि के अंतर्गत होते हैं। तो मुरबे तो मुझे पता था कि नहरी क्षेत्र है, उसमें मुरबे आवंटित होते हैं। कई हमारे पड़ोसियों वगैरह के मुरबे है वहाँ पर नहरी क्षेत्र में, हमने खुद ने भी फॉर्म भर रखा था बट अलॉट नहीं हुआ, तो हमें जानकारी थी उसकी। उनका हाँ नहरी क्षेत्र में होता है ऐसा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसमें मुरबे आवंटित होते हैं। तो उन्होंने कहा कि किस विधि से शासित होते हैं, यह आवंटन किस विधि के अनुसार होता है। तो इसमें भी हमने हवा में तीर चला लिया। तो इसमें हमने कहा साहब वो कौन सा राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंतर्गत आवंटित होती है, उसमें कुछ आवंटन के प्रावधान दे रखे हैं, 101, 102 वगैरह देखोगे ना राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में। तो उसमें पब्लिक पर्पज़ के लिए अलॉटमेंट का भी है वो दे रखा है, और कुछ और पर्पज़ भी दे रखे हैं लाइक इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल एटसेट्रा। तो वो उसको उस समय हमारा ये भी सिलेबस में था लैंड रेवेन्यू एक्ट। तो मैंने उधर से वो आंसर दिया कि साहब राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और उसके अंतर्गत जो बनाए गए नियम है उन नियमों के अंतर्गत है वो भूमि आवंटित की जाती है। तो इंटरव्यू बोर्ड ने अगला क्वेश्चन किया कि एक आपने कॉलोनाइजेशन एक्ट, ये ऑनरेबल गोविंद माथुर साहब ने पूछा था मेरे से, ये कॉलोनाइजेशन एक्ट आपने नाम सुन रखा है क्या राजस्थान के? अब सुन तो रखा था मैंने थोड़ा थोड़ा, वो क्या एक दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, या उस दिन जिस दिन मेरा इंटरव्यू था ना उस दिन न्यूज़पेपर में थी वो खबर, उसकी न्यूज जो है वो कॉलोनाइजेशन एक्ट की। तो फिर मैंने वापस आके सर्च किया उसको, तो वो राजस्थान कॉलोनाइजेशन एक्ट है 1954, राजस्थान उपनिवेश अधिनियम 1954, और उस पर 1957 के कुछ रूल्स भी बने हुए हैं, नियम भी बने हुए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे वो पूछ सकते हैं। अब ना आप कॉलोनाइजेशन एक्ट मेरे सिलेबस में था, न वो आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट है वो सिलेबस में था। अब कंसर्न टॉपिक, उससे कोई कंसर्न है लॉ, तो वो कंसर्न लॉ आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जानकारी में है या नहीं। इवन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो सर आ गए हैं, अब सर को बुलाना पड़ेगा। तो ये जो आपकी अवैध बजरी वगैरह जो है, इसके खनन को रोकने के लिए भी कोई लॉ है क्या राजस्थान के अंदर इन्फोर्स में, ये भी पूछते हैं। पिछले किसी इंटरव्यू में पूछे भी गए थे, कुछ जो ज़िले हैं उनके अंदर जो ये अवैध खनन भूमाफिया वगैरह जो है, कई बार आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, पुलिस पे गाड़ी चढ़ा दी, गोली चला दी एटसेट्रा, बम वो क्या डंपर चढ़ा दिया ऊपर एटसेट्रा। तो इस तरीके की बातें पढ़ते रहते हैं। तो वो लॉ कौन सा है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। और इवन जो कोई जेएलओ लगा हुआ है इस माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट में, तो उनसे भी है वो इस तरीके का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यस, सर को इनवाइट करता हूँ मैं, राहुल उनको सर को बुला कर। तो ये सारी चीज़ें जो है जो अभी अपन ने डिस्कस की है, ये आप है वो ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, इससे काफ़ी कुछ आपका जो है पर्पस सर्व हो जाएगा। एक लोकल कस्टम और यूसेज, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे गए पिछली बार। स्थानीय रूढ़ियाँ और प्रथाएं, आपके क्षेत्र में स्थानीय रूढ़ी क्या है, आपके क्षेत्र में स्थानीय प्रथा क्या है,
जैसे नाता प्रथा आपने सुनी होगी, कई जगह नाता प्रथा चलती है राजस्थान के अंदर, तो वो जिस एरिया में भी है वो कंसर्न, उसका मतलब क्या है वगैरह, कौन सी सोसाइटी या समाज ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की प्रथा चलती है, तो वो तैयार रखें। हमारे जो घरा से बैठे उसमें से 13-14 साल की लड़कियों को जनरल है कि वो शादी करा देते हैं। मोस्टली 14 से 15 साल तो मैक्सिमम होगी एज लड़की की। ठीक है, ऐसे तो करे तो सर ऑफलाइन चलता है, लेकिन वो चला आ रहा है और सदियों से, और आज भी चल रहा है रनिंग है फुल। भाई साहब ऐसा है कि अफीम खाना और खिलाना क्या विधि मान्य है क्या? और आप देखते नहीं ब्याह शादियों के अंदर है वो खूब सारा है वो चलता है। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रतिषिद्ध है, फिर भी लोग करते हैं। दूसरा विवाह करना क्या वैलिड है क्या? अलाउ कर रखा है लॉ ने, फिर भी लोग करते हैं ना। सर नमस्कार। मृत्युविरोध कर सर आवाज नहीं आ रही। बाकी इंटरेक्टिव थोड़ा चलाना, कुछ इनसे भी पूछते रहना। मेरी क्लास ज़्यादातर जो है ना वो इस पे ही चलती है। हाँ हाँ इधर रहना सर, है ना? अच्छा इसके सेंटर में रहना है मैक्सिमम। ठीक है, ताकि ये सब ऑनलाइन भी क्लास चल रही हाँ होगी। हाँ, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं 60 लोग आपसे। इसको चालू करना भैया। यस, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो, यस आ रही है, आ रही है। इनकी सर की आ रही है, एपीपी साहब की, हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। यस, संजीव पुरोहित जी, एपीपी साहब का जो है वो बहुत बहुत स्वागत केडी एडवांस क्लासेस इंस्टीट्यूट में। और सर ने जो है वो मेरी रिक्वेस्ट में आप लोगों के लिए अमूल्य समय निकाला गाइड करने की। पिछली जो इंटरव्यू की क्लास थी 2019 की, उसमें भी सर की 2 क्लास हुई थी। एक क्लास हमने करवाई थी और फिर स्टूडेंट्स की डिमांड रही कि एक क्लास सर की और करवाई जाए, तो दोबारा सर को है वो बुलाया गया था और बहुत अच्छा गाइड किया था। स्पेशली जो जिस टॉपिक पर ये पढ़ाने वाले हैं उस पर आपका किसी प्रकार की कोई जो है वो डाउट नहीं रहेगा, और यदि किसी प्रकार का हो तो सबके सामने जरूर है वो रखना। सर कंटिन्यू। थैंक यू सर। मेरी आवाज़ आ रही है सब तक? ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं सबको आ रही है? यस सर आ रही है सर। ओके। तो सबसे पहले तो जो चयनित हुए इंटरव्यू के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरा नमस्कार। ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं उनको भी। देखिए, लॉ तक यहाँ तक पहुँचे, केडी सर ने आप पे बहुत मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की, तो अब इस स्टेज पे लॉ के कॉन्सेप्ट आपके अधिकांश क्लियर हो चुके हैं। इंटरव्यू का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे डिफरेंट है। तो कई बार स्टूडेंट ये सोच लेता है कि यार अपना तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, या पहले से ये मानसिकता बना के आ जाता है कि नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, और बाद में ये मानसिकता बना, पहले अटेम्प्ट में तो ऐसा ही होता है। तो आप इस झील के साथ में तैयारी रखना कि हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है और इसमें हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ बैठे हो गाइडलाइन लेने के लिए। आप अगर कहीं भटक रहे होते तब तो ठीक है, आप ये बात कह सकते थे, ठीक है। तो इंटरव्यू का जो पैटर्न है, आपने जो अभी एकेडमिक पढ़ा है सारा, उसको आपको प्रैक्टिकली पूछा जाएगा, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो मैं जो शुरुआत कर रहा हूं वो आपको प्रैक्टिकल से ही शुरुआत कर रहा हूं। मान लीजिए कि एक एक्यूज्ड जो है उसको 307 के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के दौरान उसने बताया कि मेरे साथ में ये फला ABCD भी शामिल थे, ठीक है। FIR में भी जो है 1 प्लस अन्य के नाम थे, अदर्स। तब पुलिस ने एक को और पकड़ लिया। वो जो एक पकड़ा गया, तब तक ये अभियुक्त जो था जिसको वेरी फर्स्ट पकड़ा था, ये था जेसी में,
जुडिशियल कस्टडी में था ये, ठीक है ना। और टाइम पीरियड जो है वो चार्जशीट पेश करने का कितना बता रखा है कानून में? अब ये आप यहां पे क्लियरफाई कर लेना, ये इसीलिए मैंने पूछा। लॉ के अंदर कोई टाइम पीरियड नहीं है चार्जशीट पेश करने का, लेकिन ये सवाल इस तरीके से पूछने के पीछे रीजन ये था कि यहां पे 90 डेज में पेश नहीं करे तो क्या हो जाएगा, ऐसा डिफॉल्ट बेल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखना कि चार्जशीट पेश करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इन कंडीशंस के अंदर ऐसी अगर परिस्थितियां हैं तो 90 डेज एंड 60 डेज, ठीक है ना। 90 डेज किसके लिए है? डेथ सेंटेंस Death, LI and 10 years or above. मोर देन, ठीक है ना, वो 10 ईयर है। तो इस तरीके के आपके सामने क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकली ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपने एक FIR लिखवाई पुलिस के अंदर, ठीक है ना, पुलिस उसके ऊपर हाथ पे हाथ रख के बैठी है 20 दिन तक, 1 महीने तक। आप डेली थाने में जा रहे हो और पूछ रहे हो कि क्या हुआ सर हमारी FIR का, ठीक है ना। तो कर रहे हैं, मुलजिम मिल नहीं रहा, ठीक है ना। तो क्या करें, बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, यहाँ गए वहाँ गए। देन उसके बाद में आप मान लो कि एक दिन फिर गए और एक्यूज वहां थाने से निकला, ठीक है। तो कानून का ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसकी आप मदद लेके और इस मामले को जो है वो प्रोसीड करवा सकते हैं? CRPC का कोई प्रावधान आपके ध्यान में है? पढ़ रखा है आपने बहुत अच्छे से? 482 तो हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। सर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 156(3) आप सर कहो कि जो भी बोले ऑनलाइन वो माइक का सॉरी अपना वीडियो ऑन करके बोले, जो भी सर, ऑनलाइन बोले वो अपना वीडियो ऑन करके और 1 by 1 बोले। सर हाँ जी। पहले तो सर ये है कि इसमें अगर पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नेग्लिजेंस करते हैं हमारी FIR को नोट करने में, तो वी कैन गो टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और बाय पोस्ट हम उनको सेंड कर सकते हैं। नहीं और मेरा in case क्वेश्चन ये नहीं है remedy डिनाई। नहीं आपने देखो सवाल नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस ने FIR लॉन्च करने से डिनाई कर दिया। मैं ये कह रहा हूं FIR लॉन्च हो चुकी है, बट अभी तक उसके अंदर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही आगे, और आप चाह रहे हो जल्द से जल्द इसके अंदर जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। एक्यूज खुला घूम रहा है, उसको पुलिस पकड़ नहीं रही, ठीक है ना। अब मैं कहां जाऊं? मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट 156(3) 156(3) बताइए किरण क्या कहना? So answer was the same, 156 clause 3. If और कोई? Sir, हाँ, the section 210 CRPC. आप अपना वीडियो ऑन करें। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, section 210 CRPC. 21 Sir, 210 CRPC की एप्लीकेशन लगा नहीं, सकते मैं देखिए आप जो है वो सवाल को सही तरीके से सुन लो पहले। 201 की जो बात है वो कंप्लेंट केस के ऊपर अप्लाई होगी। 210 कह रहे हैं आप या 201 कह रहे हैं? सर 210 210 सर 210 एप्लीकेबल नहीं होगी यहाँ पे। 157 का क्लोज के उसको बताना होगा रीजन की क्यों चलो नहीं। छोड़ो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ दूसरा, ठीक है ना। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का सेक्शन कौन सा है? 357 ठीक है, 357 357 ओके ओके ओके। एक और सवाल आपसे पूछता हूं मैं। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जो है उसके अंदर कितनी परिभाषाएं दे रखी है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि सेक्शन 159 CRPC क्या कहता है? सर रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में CRPC का सेक्शन Preliminary- 159 क्या कहता है? प्रिलिमिनरी एक इंक्वायरी एक करके ऐसे देखो, मुझे सुनाई नहीं देगा। पहले ऑफलाइन वाले बोल ले, फिर ऑनलाइन वाले बोलना। तेज बताओ माइक को पीछे। सर मजिस्ट्रेट को पावर देता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, अगर कोई उसके पास रिपोर्ट आती है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इंक्वायरी एंड एंड Order to- ऑर्डर इन्वेस्टिगेट। अब मेरा जो सवाल जो मैंने पूछा था उस पे आइए आप वापस, कि क्या कोर्ट
जिसका जुरिडिक्शन है वो एम्पावर्ड है पुलिस को इस तरीके का डायरेक्शन देने के लिए, है ना? Yes. तो आपने नोट किया, ये सवाल पूछने के पीछे मेरा लॉजिक क्या था कि आपको 159 पता है, आपको एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में कितनी धाराएं ये पता है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आई तो आप सारे जने चूक गए, ठीक है ना? ये जो मोड है स्टडी का, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके दो जगह काम आएगा। वेरी फर्स्ट तो आपके सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू में, सेकंड जब आप कुर्सी पे जाके बैठेंगे उस समय आपसे कोई नहीं पूछेगा कि सेक्शन 3 एविडेंस एक्ट क्या है, सेक्शन 5 एविडेंस एक्ट क्या है, ठीक है ना? और ये जो पैटर्न जो मैंने आज तक देखा नए स्टूडेंट्स के अंदर स्पेशली, ठीक है ना, कि वो जाके और लेके किताब और कभी इधर जाएगा और कभी उधर जाएगा कि सभी विवादक और सुसंगत तथ्यों को साबित किया जा सकता है, ठीक है ना, अन्य किन्हीं को नहीं, ठीक है? ये धारा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार के लिए ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती जिसके लिए उसको सिविल प्रक्रिया संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निरहित कर दिया गया है या डिसएंटाइटल कर दिया गया है, ठीक है? और फिर मैं पूछूंगा कि हाँ सेक्शन 5 टप 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 बोलना शुरू, ठीक है? रिलेवेंट फैक्ट क्या है, इररिलेवेंट फैक्ट क्या है, क्या एवरी रिलेवेंट फैक्ट जो है वो एडमिसिबल है क्या, ठीक है ना? क्या कोई डॉक्यूमेंट जो हमारे सामने एग्जिबिट मार्क डल गया, ठीक है, तो क्या वो पूरा डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है क्या? तो इस एस्पेक्ट से आपको सवाल पूछे जाएंगे। मैंने खुद ने 2 बार आरजेएस का इंटरव्यू दिया है और पहली बार जो है वो मेरे को इस तरीके का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी, सेकंड टाइम मेरे को ज्ञान था, लेकिन ठीक है, डेस्टिनी होती है अपनी अपनी, ठीक है ना? तो ऐसे ही सवाल मेरे से पूछे गए थे। तो हम आज जो क्लास अभी स्टार्ट करेंगे वो आपको टोटली क्रिमिनल लॉ की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति जिसके साथ में एक ऑफेंस हुआ, ऑफेंस आपने देखा आईपीसी के अंदर हमने जो ऑफेंस का क्राइटेरिया देखा था, प्रॉपर्टी अगेंस्ट एंड बॉडी के अगेंस्ट में, ठीक है ना? अब वो ऑफेंस जो उसके साथ में हुआ वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी हो सकता है और उसकी बॉडी के अगेंस्ट में भी हो सकता है, ठीक है ना? तो उसके पास में क्या रास्ता है बता सकते हैं आप? कोई क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा, या आप लॉ के स्टूडेंट उसे ये सीख दोगे कि यार तू मार क्या क्यों आ गया, तेरे को मारना चाहिए था उसको, ये कोई कहेगा? अगर आप ऐसी सलाह देते हो तो आपका लॉ करना कोई मायने नहीं रखता है, या नहीं? ठीक है, तो वो किस तरीके से अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकता है, इसमें से अगर कोई आप बता सकते हो क्या क्या रास्ते हैं उसके पास में, कोई बता सकता है? हाँ बताइए, कौन बताएगा? ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने सही बताया है। तो ये 2 तरीके हैं। अब मान लो कि मैं जा रहा हूं मोटरसाइकिल पे, पीछे से आप आए और एक खींच के और मार के चले गए, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो आपने 2 रास्ते बताए थे, मुझे पहला वाला रास्ता सही लगा कि यार ये विधायकपुरी थाना पास में ही है, मैं इसी में जाता हूं और ये मोटरसाइकिल के नंबर मैंने देख लिए हैं और इस व्यक्ति के खिलाफ में मेरी FIR रजिस्ट्रेशन करवा देता हूं। सुन रहे आप मेरी बात सारे ऑनलाइन वाले? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है Yes, मेरी sir. एकदम क्लियर? यस सर। ठीक है ना? मैं जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारी घटना उन्हें बताई कि सब मैं इधर इधर से जा रहा था और पीछे से ये फला व्यक्ति की भी मोटरसाइकिल पे एक व्यक्ति था जिसने मेरे एक थप्पड़ मार दी बिना बाती और चला गया, उसके खिलाफ में कार्रवाई करो। पुलिस ने कहा कि भाई साहब हम तो आपकी FIR दर्ज नहीं करेंगे। क्या पुलिस ने सही कहा? यस सर। ऑनलाइन पे कोई? यस सर। यस सर। पुलिस ने मेरी FIR लॉन्च करने से मना कर दिया। यस सर। सही किया? यस सर। क्योंकि सर ये जो मामले के फैक्ट आपने बताए ना, इसमें 323 का अपराध बनता है जो असंज्ञेय अपराध है, तो सामान्य रूप से 155 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसको NCR दर्ज करेगा और आपको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्देशित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान में रखना, ठीक है? अब मान लीजिए कि ये है, इन्होंने जैसा बताया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
अब एक ऑफेंस की लिस्ट होती है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, जो आपने शेड्यूल में देख रखी है, और प्लस उसकी डेफिनेशन भी सीआरपीसी में पढ़ रखी है, जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, वो क्या है, कॉग्निजेबल है, और जिसमें नहीं कर सकती वो नॉन कॉग्निजेबल है, और शेड्यूल के अंदर बता भी रखा है। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इसकी कि इसके अंदर अगर कोई भी एक सेक्शन मैंने ऐसा मिला दिया जो क्या हो गया, कॉग्निजेबल, जैसे 341, तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। तो मैं अभी जो हमने हमारी कहानी स्टार्ट की थी उसकी वेरी फर्स्ट थीम पे चल रहा हूं, जो आपने मुझे बताया। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि दो तरीके हमारे पास में ऑफेंस होने के बाद में। पहला तरीका हम पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे जो जवाब आया कि साहब पुलिस ने एकदम सही किया। ठीक है। अब पुलिस को क्या करना चाहिए, मना तो कर दिया, मैं तो एक लेमैन हूं, मुझे पता ही नहीं कि क्या होता है कॉग्निजेबल, क्या होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो पुलिस की वहां क्या ड्यूटी बनती है? सर वो उस इंफॉर्मेशन को रजिस्टर कर लेगा और सर, कंप्लेंट को कहेगा कि आप कोर्ट अप्रोच करें। सर मैं आए चांदी है सर। हाँ बोलिए। सर 155 के 2 में वो उसे इन्फॉर्म कर सकता है कि मैजिस्ट्रेट के पास जाके और आप कंप्लेन करवा सकते हैं। कर सकता है या करेगा? नहीं करेगा ही सर, उसे ठीक है मैंडेटरी ना? बता देगा। तो वो वहां पे चला जाएगा। मान लीजिए मैंने एफआईआर लॉन्च हो गई मेरी 154 के अंदर। अब यहां से 154 का अपन थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एक रास्ता तो ये है कि मेरी एफआईआर लॉन्च हो चुकी, एफआईआर लॉन्च होने के बाद में पुलिस जो है 155 को अब यहां से हमने एक बार साइड में रख दिया, क्योंकि उसका अभी कोई रोल नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऑफेंस था कॉग्निजेबल, इसलिए उसकी एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में जो सेकंड स्टेप उठाएगा पुलिस अधिकारी, वो क्या उठाएगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके और मामले से परिचित जितने भी व्यक्ति हैं जो इस बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी जानकारी लेके उनसे जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। क्राइम सीन जो है वहां पे जाएगा, देखेगा क्या क्या हालात है। ठीक है। और जो एफआईआर आपने लॉन्च करवाई है वो कहां भेजेगा? 157 के तहत। ठीक है ना। अभी जो 157 के अंदर जो एफआईआर जाती है वो कंसर्निंग जो जुडिक्शन रखता है उस मजिस्ट्रेट के पास में जाएगी। ठीक है ना। जिसके जुडिक्शन डिसाइड कर रखा है किसके द्वारा, क्षेत्राधिकार कौन डिसाइड करता है? स्टेट तो पूरा ही करता है। मजिस्ट्रेटों के बीच में कार्य का वितरण डीजी सीजीएम करता है। ठीक है ना। तो सीजीएम ने एक एरिया दे दिया कि भाई टॉक रोड थाना जो है वो जेएम 1 के पास, या चूंकि ये जयपुर है तो एमएम लगता है यहाँ पे। ठीक है ना। एमएम 1 के पास, एमएम 2 के पास, तो उसी कोर्ट के अंदर वो जाएगी। ठीक है। मान लो प्रकरण अगर बिलोंग्स टू SC/ST एक्ट तो कहां जाएगी? SC/ST कोर्ट में, क्योंकि अभी जो अमेंडमेंट हुए उसके बाद में SC/ST एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट खोले गए करे, तो सारा जुडिक्शन चार्जशीट पेश करने का वहीं पे ही है, तो एफआईआर भी वहीं पे जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि ये 157 तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ गया? हम कर रहे हैं इंटरव्यू की तैयारी, हमें वहां पे कोई नहीं पूछने वाला कि आप वर्ड टू वर्ड हमें बताइए। और ऐसा एक बार हो रखा है, मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, उन्होंने वर्ड टू वर्ड बोल दिया। ठीक है। तो इंटरव्यू लेने वाले जो ऑनरेबल्स थे उन्होंने ऐसे जो उनके सामने किताब पड़ी थी उसको बंद किया और उसको कहा कि अच्छा यार तू सेक्शन 3 से लगा के और 10 तक एविडेंस एक्ट सुना दे। ठीक है। वो बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू किया। फिर उसको 3 पूरा भी नहीं बोला था उससे पहले कि ओके वेरी गुड जाइए आप। 10 मिनट्स के अंदर उसका इंटरव्यू ऑफ हो गया, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, नोट आउट। ठीक है ना। तो ये चीज जो पैटर्न है, ये पैटर्न हो सकता है कि कई बार किसी को अच्छा नहीं लगे और कई बार नहीं, मोस्टली अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना। तो आप ये दिमाग में रखना, 157 का हमने प्रैक्टिकली एस्पेक्ट देख लिया कि ये रिपोर्ट वहां पे जाती है। अब मैं बात करता हूं कि 157 के तहत रिपोर्ट हमें वहां क्यों भेजनी होती है, इसके पीछे क्या रीजन है? So basically to inform the magistrate
that he has lost the FIR to avoid any kind of foul play by the police officer. ओके, Yes, sir. एनी अदर? सेकंड सर, ताकि अगर कंप्लेनेंट मजिस्ट्रेट के पास जाए कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, उससे तो मजिस्ट्रेट है जो वो कर सकता है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है। क्रॉस ऑफिस कोई ऑनलाइन में बताएगा व्हाट इज द Sir. पर्पज टू सेंड FIR? सर जैसे अभी हम साथी ने बताया कि पुलिस के द्वारा उस पर अनावश्यक देरी ना की जाए, और परिवार तो यही कारण है सर, क्योंकि FIR जैसे ही मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तो माननीय मजिस्ट्रेट उस पर डेट और टाइम डालते हैं, तो बाद में ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपने कितनी देर बाद FIR दर्ज करने के, 4 दिन बाद क्यों भेजी, 3 दिन बाद क्यों भेजी, इस प्रकार से वो टाइम डाल के और ये सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस ने कितनी ठीक है, देर में काफी भेजी। बहुत आप नजदीक पहुंच गए, सब जनों ने मिलकर प्रयास किए, लेकिन वहां पे अकेले को उत्तर देना है, क्योंकि वहां आपकी मदद करने के लिए कोई होगा नहीं, ठीक है ना। और प्रेशर इतना रहेगा कि जो आपको याद होगा वो भी शायद आप पूरा बोल नहीं पाओ, तो वो प्रेशर को रिमूव करना, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से डील करते हो। तो यहाँ पे 3 पर्पज जो है वो हमारे सामने आए, अभी जो सब ने बताया कि एक तो पुलिस जो है वो FIR के अंदर किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं कर दे, ठीक है ना, या परिवादी जो है वो कोई साठगांठ करके कि साहब ये बात मैं भूल गया, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड नहीं कर रही है काफी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट के नॉलेज में तो बात आनी चाहिए ना कि FIR लॉन्च भी हुई है, ठीक है। इसलिए ये 157 के तहत रिपोर्ट भेजने का प्रावधान किया, ताकि वो अगर चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर सकता है, उसको कह सकता है रुक जा भाई तेरे से बस का सौदा नहीं है, ठीक है ना, या उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो यहां तक आपके क्लियर हो गया। 159 का जो सेक्शन है वो किसके काम का है? मैजिस्ट्रेट के लिए, पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये जो आप चैप्टर 12 पढ़ रहे हो कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर्स, ठीक है ना, उसमें 159 अभी आपने देखा कि पुलिस का कोई उसके अंदर रोल नहीं है। वहां पे शुरुआत में आपने देखो कि मैजिस्ट्रेट जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना। अब पुलिस ने FIR लॉन्च की, उसको पता चला कि ABCDEFGH ये व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या जारी करेगा? रिटर्न ऑर्डर। किस बात का? सोकोज नोटिस नहीं, सीधा रिटर्न ऑर्डर कि इस मामले के अंदर आप थाने के अंदर इतने बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने हाजिर हो, ठीक है ना। एक 66 ईयर ओल्ड लेडी को पुलिस ने जारी कर दिया कि आप इस मामले के अंदर इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में आओ। क्या सही था? नो सर, नो सर, नो सर। तो कौन कौन बार्ड है, किसको नहीं बुला सकती पुलिस? सर 15 साल से कम का मेल हो और वयस्क आदमी हो और लेडीज नहीं बुला। 65। ऑनलाइन पे कोई बताएगा? यस सर। सर, 4 लोग हैं सर उसमें, एक तो 15 साल से कम 15 का, साल। एक 65 साल से ऊपर का, एक स्त्री और एक कोई मानसिक शारीरिक रोगी। ओके, ठीक है ना। तो इनको वो नहीं बुलाएगा। मान लो पुलिस ने जारी नहीं किया ऑर्डर, ठीक है ना, और उसको कह दिया कि तू आ जाना, क्या वो लीगली बाउंड है क्या? नो सर। ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है तो क्या कोई ऑफेंस हुआ क्या? मान लो अगर वो लीगली बाउंड होने के बाद में अगर वो नहीं आता तो कोई ऑफेंस हुआ? कौन सा? 174 का सर। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन की है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी वास्तव में तैयारी अच्छी है, आप जवाब दे रहे हो, ठीक है। वो व्यक्ति वहां पे आएगा, आने के बाद में उससे पहले पूछताछ की जाएगी, इंटरोगेशन होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एक बहुत बड़ी चीज है, ये सेक्शन कौन सा है बता सकते हो आप? अभी बताया आपने कि ये बार्ड हैं, ठीक है ना। 160 और 161 के अंदर स्टेटमेंट, ठीक
ठीक है ना, बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं पुलिस के समक्ष बयान, ठीक है ना। अब 160 के अंदर उसको बुला लिया, ठीक है, और 161 के अंदर उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए सीधे, ठीक है। क्या पुलिस को ऐसा करना चाहिए था? Yes, sir. He can do so under Section 161, Clause 3. He can record the statement in writing as well if he thinks that the same is material. ओके, ये जवाब है, ठीक है ना। 10 गवाह बुलाए पुलिस ने, 10 में से केवल 4 जनों के बयान नोट किए, 6 को वापस भेज दिया, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि उसको भेज दिया यूं ही, उससे इंटरोगेशन किया गया, देन उसके बाद में उसके बयान रिकॉर्ड नहीं किए गए, ठीक है। क्यों करती है ऐसा? ऐसा कानून में क्यों प्रावधान कर रखा है? अब जब कोर्ट में पहुंचोगे, कुर्सी पे बैठोगे, तो जो मैं बातें यहां पे बता रहा हूं उसका जस्ट रिवर्स दिखाई देगा कि जो काम के थे उनको तो भेज दिया और जो बिना काम के थे उनको ले लिया। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ की यह मंशा है कि चूंकि हमको जिस व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है, ठीक है ना, उसके खिलाफ में पुलिस की एजेंसी का काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी आप सबने, ठीक है ना। कोई एक व्यक्ति, आप मत बोलना, यहां पे पहले एक ऑनलाइन के अंदर मुझे कोई इन्वेस्टिगेशन की डेफिनेशन बताएगा? सर बोलिए, वीडियो ऑन करना अपना। जी सर। सर, अन्वेषण साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। आप मजिस्ट्रेट बन गए, ठीक है ना, और आपके एक साथी जो यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं वो भी बन गए, आप उससे ऊंचे हैं थोड़े, ठीक है। तो क्या आप अपने बराबर वाले को या अपने से नीचे वाले को आदेशित कर सकते हो क्या कि भैया इन्वेस्टिगेशन कर ले, क्योंकि प्राधिकृत कर रहा हूं मैं? ये क्लियर नहीं है सर। सर, मे आई? यस, आप बोलिए। Sir, investigation is something that is a process for the purpose of recording of evidences, and it is done by police or the magistrate may direct, but the proviso is that he may direct to any person other than magistrate. Yes. So your question is addressed here that he ओके cannot ओके, बस direct आ गया, मेरा जवाब आ गया, Yes, sir. ठीक है ना। आप लोग भी समझ गए होंगे कि मैंने उन्हें क्यों ये सवाल क्रॉस किया, ठीक है ना। जब कभी भी आपको चाहे इंटरव्यू में चाहे रिटन पेपर में डेफिनेशन पूछी जाए तो यू शुड स्पीक और राइट करेक्ट डेफिनेशन, ठीक है ना। चाहे किसी भी सेक्शन की हो, थेफ्ट की पूछ ली मान लो, ठीक है ना, कि थेफ्ट क्या होता है। आप उस थेफ्ट के कंटेंट में से एक कंटेंट को बीच में आपने कर दिया मिस, कॉपी चेक करने के लिए इनके पास में आई, कितने नंबर दोगे? एक ही मिस किया, केवल 2 नंबर का सवाल था, एक कंटेंट मिस कर दिया, कितना दोगे? आधा नंबर दोगे। आप कितने दोगे? 0 देना नहीं चाहिए, 0 ही मिलेगा। मेरे पास में अगर आएगी कॉपी तो मैं 0 दूंगा, और अगर मेरे को उस समय गुस्सा आया हुआ होगा तो मैं डबल 0 दूंगा। आगे बात समझ में? ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कुर्सी के ऊपर बैठेंगे, ठीक है ना, उस समय एक स्टेज आती है ट्रायल के अंदर, चार्ज की आती है ना। वो चार्ज किसको लगाना है? मजिस्ट्रेट को। उस चार्ज लगाने के अंदर उसको सारे कंटेंट देखने पड़ेंगे, और वहां पे अगर वो कंटेंट मैच नहीं खा रहे उस डेफिनेशन के सेक्शन के साथ में, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा, अदरवाइज उसको लगाएगा। तो मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूं, ये बहुत ही की पॉइंट है कि किसी भी एक्ट के अंदर जो भी डेफिनेशन दे रखी है, जब भी आपको बोलने के लिए कहा जाए, जब भी आपको लिखने के लिए कहा जाए, जब भी आप अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हो, उस समय उसके सारे कंटेंट आने चाहिए, ठीक है ना। अगर एक भी कंटेंट मिस हो गया, जैसे इन्होंने किया, ठीक है, हो जाता है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया, सब करते हैं, ठीक है, लेकिन यही चीज करेक्ट करने की है, ठीक है ना। तो यहां पे पुलिस की जो ड्यूटी थी कि इंटरोगेशन किया, करने के बाद में पुलिस ने कहा कि भाई ये आदमी हमारे प्रोसिक्यूशन के काम का है, और इसके बयानों से जो है वो इस केस के अंदर जो एविडेंस मुझे कलेक्ट करनी है वो प्रॉपर आ रही है, और इसके खिलाफ में मामला ए के खिलाफ में बहुत अच्छा बन रहा है, तब इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। अब ये व्यक्ति के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर रहा पुलिस,
और इसको कहा कि ठीक है तू जा, ऐसा हो सकता है? 161 में रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इससे पूछताछ की और फिर इसको कहा कि आप जाइए। है पॉसिबल ऐसा? अगर मैं लॉ की बात करूं, ठीक है ना, तो ये जो है वो ड्यू प्रोसेस नहीं है पुलिस का, ठीक है ना। 172 के अंदर एक पुलिस डायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या किया गया ये सारा उसके अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने इसका इंटरोगेशन किया, ये बात मेरे को लिखनी पड़ेगी उसके अंदर एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और लिखने के बाद में मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि चूंकि ये जो विटनेस है ये प्रोसिक्यूशन के लिए हेल्पफुल नहीं है, इसलिए इस विटनेस को हमने डिस्चार्ज किया, और इसके 161 जो क्लॉज 3 आप बता रहे हो उसके तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना उचित नहीं है। क्लियर है बात? तो 161 तक का पोर्शन हमने कवर कर लिया। जो स्टेटमेंट पुलिस के सामने रिकॉर्ड हुए हैं, क्या उसके ऊपर सिग्नेचर No, sir. तो सर नहीं करेंगे? मान लो कर दिए मैंने, क्योंकि मैं तो अड़ियल आदमी हूं, मैंने कहा साहब बिना मैंने जो बात कही है वो साइन कराओ, आपने क्यों किए? तब है और कोई क्या वैल्यू रह जाएगी मेरे उस स्टेटमेंट की? सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसको ऐसे ही डेल्ट कर देंगे जैसे एक मिनट इनको बोलने नहीं दीजिए। किए। हाँ त्रिलोक चंद जी बोलिए। सर इट्स त्रिलोचन राठौर। सर ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि उसने सिग्नेचर नहीं किए, अगर वो सिग्नेचर कर भी देता है तो। ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि किए नहीं? हाँ सर मुझे ऐसा और लगता उसकी है। यूजफुल क्या रहेगी आगे? यही मान लेंगे सर कि उसको किए नहीं? यूज करने का, उसको यूज भी नहीं कर सकते ना ही उसको सिग्नेचर करवाने। तो ये कोई कहता है कि आपको कि इसको यूज नहीं करना या इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि मानो इसने सिग्नेचर किए ही नहीं। एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा ये और कोर्ट में गया और उसने कहा आप तो ये प्रिज्यूम कर रहे हैं आपने मारा ही नहीं, ठीक है ना? नहीं सर, उसका इफेक्ट होगा अगर साइन कर दिए हैं तो। क्या इफेक्ट होगा? कि अगर आपने पुलिस के सामने अपना जो भी स्टेटमेंट दिया और उसको आप कंफर्म कर रहे हो कि भाई हाँ मैंने अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं अब आपको मैं। सेक्शन 162 कहता है कि पुलिस के सामने किए गए स्टेटमेंट के ऊपर आप सिग्नेचर नहीं करोगे। अगर आपने कर दिया तो ये सेक्शन 162 का क्या हो गया? वायलेशन। और वो जो स्टेटमेंट है वो 162 से क्या हो गया? हिट, ठीक है, उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। अब बात दूसरी आती है, ठीक है ना, कि साहब हमने तो देखा ऐसा प्रैक्टिकली कि इसके सिग्नेचर इसके ऊपर थे, ठीक है ना, पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट हुए उसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मजिस्ट्रेट बनने के बाद में इसी कोर्ट में रहोगे, एक नहीं, आपका कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकता है। मान लीजिए आप रेलवे कोर्ट के अंदर लग गए एज ए मजिस्ट्रेट, ठीक है, वहां पे जो आरपीएफ ने पेश किए उसमें सब में साइन। आपके तो दिमाग में मेरी वाली बात कि सर ने कहा था ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार ये ऐसा कैसे हो गया। तब आपको पता चलेगा कि जो रेलवे फोर्स है वो पुलिस अधिकारी की डेफिनेशन में नहीं आती, ठीक है, वो नहीं आती, इसलिए वो क्या नहीं कर रही? इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी के ये जो सेक्शन में बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। प्रोसीडिंग वही करती है वो, लेकिन वो उनकी क्या, उसको अपन बोलते क्या है? इंक्वायरी, ठीक, उसके अंदर साइन हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। मान लो एक विटनेस ने साइन कर दिए, केस चला 20 साल 30 साल, जिस समय उसने सिग्नेचर किए थे उस समय वो 60 साल 62 साल का था, तो 30 साल बाद में आप एक उम्मीद कर सकते हो कि यार मैं भी नहीं बचे, ठीक है ना। तो भी उसको हम पढ़ सकते हैं, डिनाई नहीं कर सकते कि साहब ये विटनेस आया नहीं, ठीक है। अब जब मैं बात करता हूं आगे इसकी, यहां तक तो हमने ये सारा समझ में आ गया, स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जो मुख्य हीरो इसके अंदर वो तो आ चुका। हाँ सर माफी चाहता हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। सर ये इसका 162 वाले का लोकल स्टेट पुलिस के थानों में क्या उपयोगिता रहेगी हस्ताक्षरित बयान की, वो एक बार क्लियर। कौन सा लोकल पुलिस का?
रेलवे पुलिस में तो आपने बता दिया, तो ये हिट हो जाएगा 162 के अंदर, तो 162 के बयान- अंदर। हाँ तो बिल्कुल, एक्यूज कोई जो फायदा है, नहीं। एक्यूज इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है कि सर ये 162 बार्ड करती है, उसके बावजूद ये सिग्नेचर वाला स्टेटमेंट आया है। ठीक है ना? ठीक है सर। फिर क्या क्या करोगे आप? अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? हीरो के बारे में, क्योंकि कुटाई किसकी हुई? हीरो की। अब कौन आया पिक्चर में? विलेन। अब पुलिस पीछे पड़ी हुई है काफी दिनों से, ठीक है ना, और वो व्यक्ति उसके कंट्रोल में आ गया। जैसे ही कंट्रोल में आया, ठीक है ना, तो पुलिस सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगी? अरेस्ट मेमो, ठीक है ना। अरेस्ट मेमो के अंदर सीआरपीसी कुछ बोलती है क्या, या चुप ही रहती है? 41 के अंदर जो है वो मेरे ख्याल से अरेस्ट के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से डिटेल में पूरा 41 ले लो, 41 ए बी सी डी, ये सारे जो है वो अगर सेक्शन में पढ़ूं तो मुझे ये समझ में आती है बात कि अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा। अच्छा, ये जो 41 के अंदर अमेंडमेंट हुए, आपको पता होगा पहले थोड़ा अलग था, अब थोड़ा अलग हो गए। सर स्पेशल है गिरफ्तारी मेमो किसमें? 50 ये में। हाँ 50A के अंदर है, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो अमेंडमेंट हुए 41A जुड़े, बी जुड़े, इसके ऊपर कोई जजमेंट है क्या? Yes, sir. DK Basu, State of West Bengal. डीके बासु का जजमेंट जो है वो इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है ना, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल ने गिरफ्तारी के बारे में दिशा निर्देश दिए, ठीक है ना। और एक जजमेंट और था इससे रिलेटेड, Joginder Singh, State of UP. जोगेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर ठीक है ना, फिर धीरे धीरे इसके अंदर अपन कहते हैं ना कि पानी जब 100 परतों से होके निकलता है तब लास्ट में एकदम फिल्टर्ड आता है, ठीक है। तो पुलिस तो मन आए जो गिरफ्तारियां चल रही थी और उसकी पालना भी कर रही थी कि सब डीके बसु का पालन हो रहा है, सीआरपीसी का भी पालन हो रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे चीजें समझ में आई कोर्टों को, क्योंकि कोर्ट की ड्यूटी इस डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर जो है वो, आपको एक मिनट में बीच में एक बात याद आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके काम की है, ठीक है ना। जब हम लोग लॉ फाइनल ईयर में थे तब ऑनरेबल शिव कुमार जी शर्मा वो हमारे कॉलेज के अंदर सेमिनार के अंदर एक बुलाया था कॉलेज ने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, ठीक है ना। उस समय हम भी बहुत न्यू कमर्स थे, ये बात है 2003 की, ठीक है ना। तो ये मैं आपको इसलिए प्रसंग बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो अपन ने बात छोड़ी ना कि कोर्ट आंखें बंद करके बैठ नहीं सकता, ठीक है ना, कोर्ट को आंख खोलनी पड़ेगी और कोर्ट को बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, जिसको हमने बहुत पहले डिफाइन किया जुडिशियल एक्टिविज्म के रूप में किया था ना। तो उसकी बात उन्होंने बहुत आसान तरीके से मुझे और हम जो वहाँ बैठे थे उनको बताया कि अगर मैं कल्पना करूं, मेरे विचारों में, ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऑनरेबल जस्टिस शिव कुमार जी शर्मा के शब्द हैं, कि तो मैं जुडिशरी को जो है, जुडिशियल सिस्टम को, जो हमारे हिंदू धर्म के या जो भी हम धर्म मानते हैं उसके अंदर, जैसे उन्होंने इसकी उपमा की थी भगवान शिव से, और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। लेजिस्लेशन का काम लॉ बनाना, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव का काम उसको एग्जीक्यूट करना। लेजिस्लेशन ने जो लॉ बनाया है क्या वो सही है क्या? कौन चेक करेगा? किस आर्टिकल के अंदर पावर है? आप मत बोलना, ऑफलाइन, ऑनलाइन में बोलेंगे। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? यस सर। किस सेक्शन के अंदर, किस आर्टिकल में पावर दे रखी है लॉ को, बनाए गए लॉ को चेक करने की? 13, आर्टिकल 13 में, 13 के अंदर, ठीक है। क्या आप मजिस्ट्रेट बनने के बाद में चेक कर सकते हो क्या? नो सर। सर अमेंडमेंट ला सकता है स्टेट तो। नहीं, सर रेफरेंस आप अभी की जो पोजीशन है वो क्या है? सर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कर सकते हैं। यस, आप कुछ बोल रहे थे सर। उसको क्या बोलते हैं लॉ की भाषा में, उस रिक्वेस्ट को? सर रेफरेंस। रेफरेंस। आप ये थोड़ी नहीं कर सकते हो कि मैंने तो इसको जो है ना
वो बदल दिया कि 497 सेक्शन को मैंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया है, अब आप मोहर लगा दीजिए। ऐसा मजिस्ट्रेट कोर्ट कर सकती है क्या? ठीक है ना। तो 497 के ऊपर लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट किसी को याद है तो एक जना बोलेगा, और अगर वो सही बोले तो सब जने हाँ भर देना, खड़ा होके बोलना ऑफलाइन के अंदर। फिर ऑनलाइन वाले Joseph Shine versus Union of India 2018 Supreme Court. दोबारा बोलना। Joseph Shine versus Union of India 2018 Honorable Supreme Court. 497 के ऊपर क्या हुआ था इसके अंदर? So the adultery was held unconstitutional on the ground that it is the violation of Article 14, 15 and 21 of the Indian Constitution. बस ऑनलाइन के अंदर कोई बताएगा कि इसके अंदर और क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपने कमेंट दिए थे सर? ऑनलाइन के अंदर सर, हाँ, इसमें ये बोला था दैट इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, अडल्ट्री इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, लेकिन इसमें पनिशमेंट नहीं होगा, नीदर द मैन नॉट द लेडी which underwent adultery. डीक्रिमिनलाइज कर दिया इसको, बट स्टैंड इट इज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। ठीक है ना। एडल्ट्री के दरमियान हुई, गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ठीक है ना। विक्टिम कौन हुआ? हस्बैंड। वाइफ कैसे हुई? कौन बोला वाइफ? कोई बात नहीं, होगी नहीं, ठीक है ना। विक्टिम कौन होगा? हस्बैंड। ठीक है। अब विक्टिम हुआ, पहुंचा कि साहब ये तो जजमेंट आ गया इसलिए माफी चाहते हैं। कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने कहा भाई साहब माफी चाहते हैं। ठीक है। तो जो मेरा पॉइंट था उसको दिमाग में रखना कि क्या मजिस्ट्रेट जो है वो आर्टिकल 13 के तहत या किसी भी कानून में ऐसा प्रावधान है क्या? नहीं है। आपने कहा वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उस रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं वो मुझे किसी ने अभी तक बताया नहीं। रेफरेंस कहां पे बता रखा है? 395 के अंदर। ठीक है ना। अगर रेफरेंस आपका नामंजूर हो जाता है तो हैवी कॉस्ट लगती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। और आंखों के अंदर वो चढ़ जाता है कि इसको ज्यादा कानून आ रहा है। ठीक है ना। इसलिए ये चीजें आप दिमाग में रखना कि रेफरेंस बनाने से पहले, भेजने से पहले बहुत अच्छे से डीप स्टडी कर लेना उस चीज की। ठीक है। रोकता नहीं है कोई भी कानून आपको कुछ करने से, बट करेक्ट करने से, करेक्ट करने के लिए कहता है कि आप इसको करेक्ट करो। और अगर आप करेक्ट नहीं करोगे, आज ये रेफरेंस भेज रही है, कल ये भेज रही है, परसों ये भी तैयार हो गए, कह रहे यार इन्होंने भेजा है, मैं क्यों पीछे रहूं। ठीक है। तो वहां पे जो रेफरेंस कोर्ट है, कौन सी है वो रेफरेंस कोर्ट जिसको रेफरेंस किया जाता है? हाई कोर्ट। वो इधर तो हम जैसे लोग पहुंचे हुए कि साहब हमारे जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ रही है सर्विस के अंदर, इसमें कुछ ऑर्डर पास कीजिए। इधर कुछ आम आदमी पहुंचे हुए और इधर ये और पहुंच गए कि साहब ये रेफरेंस है। ठीक है ना। तो आप लोगों के ऊपर दिमाग लगाया, उन्होंने दिमाग लगाया, बाद में कहा कि यार ये तो आदमी फिर ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है। तो इसके ऊपर कॉस्ट लगाई जाए, कॉस्ट के साथ रेफरेंस खारिज करो। खारिज होगी। ठीक है। आपने इसको बताया, उसको बताया, नो डाउट बताओगे। तो ये जो सही था ना, इसने भी दोबारा हिम्मत नहीं की कि यार एक बार तो मेरा काम चल गया। ठीक है। तो ये डीप स्टडी करने के बाद में आप देखना कि वास्तव में ऐसा लॉ नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई लॉ नहीं बना रखा। ठीक है। तो मैं बात कर रहा था 497 के अंदर जो एडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज किया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, बट डिवोर्स का ग्राउंड जो है वो स्टैंड रखा है एडल्टरी के बेस के ऊपर। अब जो विक्टिम हस्बैंड था वो बेचारा परेशान होके और एक दिन प्यारा हो गया भगवान को, खुद ही रेल के आगे कूद गया। ठीक है ना। हस्बैंड के घर वालों ने कहा कि यार ये जो है ना वो सुसाइड नहीं है। क्या है बोलो, आप बोलो। अबेटमेंट टू सुसाइड सर। हाँ हाँ, अबेटमेंट टू सुसाइड बाय द लेडी। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बोलेगा? आप बोलो यार। हैं अबेटमेंट टू सुसाइड सेक्शन कौन सा लगेगा?
कोई नहीं, आराम से रिलैक्स। हाँ सर मुझे लगता नहीं 306 लगेगा वैसे। और कोई? Sir, it will be applicable. 306 will be applicable. ओके, और कोई ऑनलाइन के अंदर बताएगा मुझे? ऑनलाइन में कोई बताएगा कि सेक्शन 309 लगेगा या सेक्शन जो है वो 306 लगेगा या 305 लगेगा या कोई सेक्शन ही नहीं लगेगा? सर 306 में सर दुष्प्रेरण होना आवश्यक है, और इस काम में दुष्प्रेरण के जो 3 तत्व हैं वो हो नहीं रहे, उकसाना, षड्यंत्र करना, सहायता करना। अच्छा, इसलिए नहीं लगना चाहिए मेरे अनुसार। और जो 497 को डीक्रिमिनलाइज किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वो जजमेंट कौन सा है? जोसेफ शाइन का सर। जोसेफ साइन वाला? जी सर। और कोई ऑनलाइन के अंदर बताएगा कि इसमें जैसे इन्होंने कहा कोई सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, इन्होंने कहा एप्लीकेबल, इन्होंने गलती से बोला 309, क्योंकि 309 सेक्शन जो है ना वो आईपीसी का एकमात्र ऐसा सेक्शन है कि इसमें अगर आदमी जिंदा बच गया ना तब तो मरेगा, और मर गया ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? वहां पे एक शब्द काम में लिया, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री कमिटेड सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, नॉट सुसाइड। ठीक है ना? लेकिन 306 के अंदर ऐसा कोई भी शब्द काम में नहीं लिया हुआ। हाँ आप बताइए। सर जजमेंट में 2 ग्राउंड बताए थे अडल्ट्री अभी जो जिस पे अप्लाई करेगी, एक तो डाइवोर्स था और सेकंड ये था कि सर अबेटमेंट टू सुसाइड एप्लीकेबल होगा यदि हस्बैंड सुसाइड कर लेता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप बस मैं यही सवाल जो है ना यही जवाब निकलाना चाह रहा था। कोई नहीं पूछेगा कि जोसेफ साइन के केस के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। ठीक है ना? क्योंकि ये पूछने के लिए हम जैसे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? या जो प्री का पेपर बनता है तब ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है? वहां पे आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति जो हस्बैंड है, ठीक है ना, एडल्टरी हुई, वो थाने पहुंचा, कोर्ट पहुंचा, क्योंकि थाने तो जा ही नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता थाने? अगर मान लो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और वो थाने पहुंचा तो क्यों नहीं जा सकता? सेक्शन 198 2 वगैरह कुछ ऐसा है ना? तो ये जो जोसेफ साइन का जजमेंट था इसके द्वारा 198 का जो क्लॉज 2 था उसको भी क्या कर दिया? ठीक है, आप सारे रास्ते बंद है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट को ये लगा कि ऐसा हो सकता है, जो मैंने आपको ऑनरेबल जस्टिस शिव कुमार जी की बात कही। सर अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज आई थी कि अन्य व्यक्ति से शादी कारण नहीं बन सकता आत्महत्या का। हाँ, तो आगे तो ये इसकी क्या रेलेवेंसी है फिर आपकी इस फैक्ट से रिलेटेड जो आपने बात बताई अभी? मैं तो एडल्टरी की बात कर रहा हूँ, शादी किसने की? नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ सर, इसको भी उससे रेलेवेंट कर सकते हैं कि ये ग्राउंड बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है। आप अगर बात करें 306 की कि अबेटमेंट हुआ कमिट टू सुसाइड का, ठीक है ना, तो अबेटमेंट कैसे हो सकता है? यहां अभी क्लास चल रही है, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति बाहर से आता है जो मेरे से अभी रास्ते में लड़ा या 2 साल पहले लड़ा, ठीक है, और आके कहता है आप मेरी बात मान जाओ वरना मैं अभी ये स्टेशन पे जाके कूद रहा हूँ। मैं कह यार तू शांति रख, कि नहीं पहले मेरे को जवाब दो, ठीक है ना, मेरा उसके साथ में रिलेशन है, ठीक है ना, मेरा भाई हो सकता है, मेरा भतीजा हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है मेरा दोस्त हो सकता है। तो मैंने कहा यार तू दिमाग मत खराब कर, अभी जा और जो तेरे को करना है वो कर ले, क्योंकि मुझे लगा कौन करने वाला है, अबेटमेंट हो गया। ठीक है, तो जो आप बता रहे हो ना बात कि ये अबेटमेंट हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। जो इन्होंने कहा कि एक वाइफ के रहते हुए, ये क्रूएल्टी की तो होती है, डिवोर्स तो ही है। तो 306 की जो एप्लीकेबल की बात थी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जोसेफ साइन के अंदर जो जो कमेंट दिए गए वो सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ मैं जाता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन